नमस्कार। मैं डी.आर. साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कचना धुरा महाविद्यालय, छुरा, जिला गरियाबंद से। आज बीए फाइनल ईयर का एक टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शक्ति संघर्ष, शक्ति संचय, शक्ति वृद्धि एवं शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। कैटलिन का एक कथन है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इससे स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान और शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। शक्ति का अभिप्राय बल प्रयोग नहीं अपितु बल प्रयोग की क्षमता है। यहाँ पे स्पष्ट है कि शक्ति का अगर हमने प्रयोग किया तो वह शक्ति नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो हम जो है, शक्ति क्या है, बल प्रयोग नहीं बल्कि बल प्रयोग की क्षमता। हम क्षमता रखते हैं लेकिन हम प्रयोग नहीं करते हैं। स्पष्ट है कि बल और शक्ति दोनों में अंतर है। बल दिखाई पड़ता है, जैसे कि एक बलवान बलिष्ठ आदमी को देख के स्पष्ट पता चल जाता है कि उसके पास बल है। शक्ति दिखाई नहीं देता, बाद में पता चलता है। जब कोई कहता है कि मुझे जानते नहीं हो, मैं अमुक आदमी हूं, तब हमें उसकी शक्ति का एहसास होता है कि वो बहुत पावरफुल आदमी है। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम जर्मन विद्वान नीत्शे और टिटस के द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया, जब उन्होंने कहा था कि प्रत्येक संगठन के पीछे शक्ति होती है। थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन की रचना की, जिसको हम जो एक शक्तिवादी विचारक के रूप में ले सकते हैं। उन्होंने जो है लेवियाथन, जिसमें एक महान दैत्य की कल्पना किया था, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में धर्मदंड दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि बिना तलवार के शासन नहीं किया जा सकता, बिना शक्ति के शासन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मैकियावेली को भी हम शक्तिवादी विचार के रूप में ले सकते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंस में भी जो है इसका उल्लेख किया है। आधुनिक विचारकों में चार्ल्स मैरियम, कैटलिन, हांस जे मार्गेनथाउ, डेविड स्टर्न, लासवेल, मैकाइवर, ये सभी शक्तिवादी विचारक हैं। यथार्थवादी विचारकों में सबसे प्रमुख जो नाम आता है वह है मार्गेनथाउ का। उन्होंने अपनी एक पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में उन्होंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और शक्ति संघर्ष एक दूसरे के पर्याय हैं। एरिक कॉपमैन ने भी कहा है कि जो है, किसी भी राज्य के 3 लक्ष्य होते हैं शक्ति के दृष्टिकोण से: शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन। यदि हम कॉपमैन की बात मान लें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो शक्ति संघर्ष का अखाड़ा सिद्ध हो जाएगा। इससे स्पष्ट है कि शक्ति संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण है। शक्ति संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज से संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता। संघर्ष का जारी रखना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार है। चाहे शीत युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, कोई भी मामला हो, चाहे जो है पाकिस्तान भारत का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, सभी जगह मूर्त रूप में हो चाहे अमूर्त रूप में शक्ति संघर्ष हमें हमेशा दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ विद्वानों का कथन है कि वो ऐसा नहीं मानते। जैसे कि बेंथम कहता है कि उपनिवेशों के लिए होड़ ही अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व की जड़ है। यदि उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष लुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो है कोपडेन और प्रूधो का मान्यता है कि व्यापार संबंधी रुकावटों को हटा देने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वयं लुप्त हो जाएगी। उनके समर्थकों का मान्यता है कि पूंजीवादी अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्यता एवं युद्ध की जड़ है। पूंजीवाद जो है ना, वह अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्यता और युद्ध की जड़ है। पूंजीवाद को ही हटा दो। वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को समाप्त कर देगा और विश्व शांति की स्थापना करेगा। 1943 में मास्को परिषद में, जिसमें आप लोग को मालूम है संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें जो नींव रखी गई थी, इसमें अमेरिका के विदेश सचिव तत्कालीन कोर्डल हल ने कहा था कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय संघ है वह जो है शक्ति संघर्ष को समाप्त कर देगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नए युग का प्रारंभ करेगा। लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि
शक्ति की लालसा मनुष्य की विशेषता है। प्रत्येक समाज में शक्ति चाहता है, चाहे आदमी हो चाहे कोई भी राष्ट्र हो। विभिन्न क्लबों के बीच, विभिन्न संगठनों के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच हमेशा शक्ति संघर्ष या संघर्ष जो है चलते रहता है। जैसे कि व्यापारिक संगठनों के बीच संघर्ष चलते रहता है, मजदूर और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष चलते रहता है। ये जो संघर्ष है वो आर्थिक लक्ष्यों के लिए नहीं, वरन जो है एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने के लिए जो है ये संघर्ष चलता है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक राष्ट्र का संपूर्ण राजनीतिक जीवन शक्ति संघर्ष का ही दृश्य उपस्थित करता है। क्योंकि जैसे कब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो एक राजनीतिक दल है वह मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के लिए संघर्ष करते रहता है हमेशा। इसी प्रकार जो है दबाव समूह, हित समूह ये जो है विधायिका और कार्यपालिका के निर्णय को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। वे अपनी शक्ति को या तो बढ़ाना चाहते हैं या फिर जैसा है वैसे ही रखना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है, जितना मैं उदाहरण दिया हूं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संबंधों में सामाजिक संगठनों के अंदर शक्ति संघर्ष सर्वव्याप्त है। इसलिए जो है शक्ति संघर्ष को या शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। हांस जे मार्गेंथाउ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, सदैव शक्ति जो है तत्कालीन लक्ष्य रहती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब कभी राष्ट्र अपने लक्ष्य की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और शक्ति संघर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची है। जो मार्गेंथाउ है वह जो है यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन के 3 सार तत्व बताए हैं शक्ति संघर्ष के मायने में। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश का जो राजनेता होता है सदैव अपने राष्ट्र के हितों की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरा, वह कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र का हित उसके भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में निहित है। तीसरा तत्व कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और अपने प्रभाव का उपयोग अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए करता है। अर्थात प्रत्येक राज्य की विदेश नीति पूर्णतः शक्ति पर निर्भर है। यहां पर एक एक उसके जो तत्व है, ये जो 3 तत्व है, 3 तत्वों के आधार पर जो है 3 प्रकार के जो पॉइंट्स जो है निकल के आते हैं। पहला पॉइंट है जिसको हम राजनीतिक शक्ति कह सकते हैं, जब वो कहता है कि प्रत्येक देश के नेता सदैव अपने राष्ट्र के हितों की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है राजनीतिक शक्ति। इसका मतलब राजनीतिक शक्ति से है। यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं कि राजनीतिक शक्ति का मतलब किसी एक व्यक्ति का शक्ति नहीं है, या उसके भाषण देने की शक्ति, या उसके भाषा या रंग रूप की शक्ति नहीं है, बल्कि यहां पर शक्ति का मतलब है एक मनुष्य का या एक समुदाय का या एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के मस्तिष्क पर या उसके कार्यों पर प्रभाव डालना है, और प्रभाव डाल करके अपने हिसाब से जो है कार्य करवाना है। अर्थात प्रथम एक राष्ट्र जो है, अर्थात एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के कार्यों पर असर डालता है। जब वह असर डालता है या उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करता है तो 3 प्रकार के स्रोत उत्पन्न होता है सामने वाले राष्ट्र के ऊपर। पहली बात, कुछ लाभों की आशा, मतलब कि यहां पे एक और अर्थ में समझ सकते हैं कि यदि हम किसी राष्ट्र को अपने प्रभाव से अपने अनुसार काम करवाते हैं या बात मनवाते हैं तो सामने वाले के ऊपर जो है 3 प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। पहला है कुछ लाभों की आशा।
जब वो हमारा बात मानेगा तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ जो है बात चलेगा, उत्पन्न होगा कि जो है कुछ लाभ होगा हमें करके। दूसरा जो है कुछ अहितकारी बातों का भय से यदि हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो ये हो सकता है, नुकसान हो सकता है करके भय के कारण वो हमारी बात मानेगा। तीसरा है प्रेम की भावना। यदि हम किसी का आदर या सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम फिर उसकी बात मानते हैं। तो एक समुदाय, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की बात इन तीन तत्वों के आधार पर जो है वो मानता है। अब एक उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 19वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थिति थी वह जो है पूरे विश्व में उसकी स्थिति सुदृढ़ थी। सभी उसका बात मानते थे, कोई भी देश उसका विरोध नहीं करता था, क्योंकि विरोध करना मतलब कि संकट को बुलावा देना, क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली राष्ट्र हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो है पहला है राजनीतिक शक्ति। दूसरा है राष्ट्रीय हित। प्रत्येक राष्ट्र का विदेश नीति का संचालन ऐसा करता है, प्रत्येक राष्ट्र अपने विदेश नीति का संचालन ऐसा करता है जिससे उसके राष्ट्रीय हित हो सके, और प्रत्येक राष्ट्र का हित उसके भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार से ही में ही निहित है। आखिर राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित क्या है? व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए एक राष्ट्र, सरकार ये सब अपने को प्रयत्न करते हुआ पाते हैं, वही राष्ट्रीय हित कहलाता है। राष्ट्रीय हित के दो प्रकार हैं, दीर्घकालिक हित और अल्पकालिक हित। जो दीर्घकालिक हित है इसे मार्मिक हित भी कहा जाता है। ये वो हित होते हैं जिस पर एक राष्ट्र किसी प्रकार का रियायत देने को तैयार नहीं होते, सदा इसे जो है प्राथमिकता दी जाती है, और जरूरत पड़ने पर तो युद्ध भी किया जा सकता है, जैसे कि स्वाधीनता है, अखंडता है, क्षेत्रीय अखंडता वगैरह है, जैसे कि हमारा कश्मीर का मामला है। ये जो है हमारा दीर्घकालिक हित कहलाता है। अल्पकालीन हित, इसे गौण माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इसकी पूर्ति के लिए एक राष्ट्र द्वारा इसकी पूर्ति के लिए जो है प्रयास नहीं किया जाता, प्रयास किया जाता है, लेकिन यदि युद्ध की नौबत आए तो फिर एक राष्ट्र इस मामले को लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे जनता का भौतिक कल्याण है, प्रतिष्ठा की रक्षा है, व्यापार का संरक्षण है, ये सारी चीज जो है अल्पकालीन हित के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया जो है राष्ट्रीय हित। और मार्गेंथाउ का जो तीसरा जो दार्शनिक तत्व है वो है आपका विदेश नीति। प्रत्येक राज्य की विदेश नीति पूर्णतः शक्ति पर निर्भर है। मार्गेंथाउ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो भी विदेश नीति का निर्माण किया जाता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 आधारभूत रूप हैं, जिसके आधार पर 3 सिद्धांत निकल करके सामने आते हैं। सबसे पहला है कि या तो विदेश नीति अपनाते समय एक राष्ट्र शक्ति को स्थायी रखने का प्रयत्न करती है, दूसरा उसमें वृद्धि का प्रयत्न करती है, तीसरा उसका प्रदर्शन करती है। पहला, ये जो 3 तत्व हैं, इसी 3 तत्वों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 विशेष प्रकार की नीतियों का उदय होता है। पहला है यथास्थिति की नीति। जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है और वह कहता है कि हमें जो है जैसे हैं वैसे ही हमको रहना है, कोई इस प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। तो यह जो है यथास्थिति की नीति कहलाता है। दूसरा जो है, जब कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति का लक्ष्य शक्ति की वृद्धि करना होता है तो हम इसको साम्राज्यवाद का उदाहरण कह सकते हैं। मतलब कि साम्राज्यवादी विदेश नीति वह विदेश नीति होती है जो यथास्थिति की नीति को उलट देती है। जैसे कि 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ,
1870 का जर्मनी और फ्रांस का युद्ध, ये जो युद्ध थे वह धार्मिक नहीं वरन क्या थे, राजनीतिक युद्ध थे। वास्तव में उसका जो लक्ष्य था वह साम्राज्यवादी लक्ष्य था। इसी प्रकार जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध सही मायने में राजनीतिक युद्ध थे, जिसका लक्ष्य संपूर्ण संसार का तो नहीं लेकिन यूरोप का आधिपत्य था। अब साम्राज्यवाद के उदय के जो है 3 प्रमुख कारण कह सकते हैं। पहला है विजय युद्ध। यदि 2 राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है, युद्ध समाप्ति के बाद विजयी और पराजित के मध्य जो आपसी संबंध वो परिवर्तित होने लगता है। विजय के पास आते आते वह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध में परिणित हो जाता है, अर्थात विजयी का लक्ष्य यथापूर्ण स्थिति में स्थायी परिवर्तन लाना बन जाता है। दूसरा, पराजित युद्ध। यदि कोई राष्ट्र युद्ध में पराजित हो जाता है तो उसकी पराजय में उस आकांक्षा का बीज बोया जा सकता है जिसके अंतर्गत उसमें विजय का पासा पलट देने की प्रेरणा हो। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो विजय की आशा के परिणाम स्वरूप विजय द्वारा संचालित साम्राज्यवादी नीति के उत्तर में पराजित पक्ष साम्राज्यवाद के प्रति प्रेरित हो जाता है। पराजित राष्ट्र में प्रायः यह आकांक्षा रहती है कि जो कुछ उसने खोया है उसे जो है पुनः प्राप्त कर लिया जाए। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 1919 में जर्मनी की गुप्त योजना रही है कि जो कुछ उसने खोया है उसे जो है पुनः अर्जित कर लिया जाए, और इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। और इसे स्पष्ट हो गया कि जो यथापूर्ण स्थिति है उसको वह मानने वाला नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य क्या था, यथापूर्ण स्थिति को उलट देना। ये साम्राज्यवाद के उदय का दूसरा कारण। तीसरा कारण है कमजोर राज्य। साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण कारण कमजोर राज्य है या शक्ति शून्यता की स्थिति है। दोनों ही एक शक्तिशाली राज्य के लिए आकर्षण है, जैसे कि नेपोलियन तथा हिटलर की साम्राज्यवादी जो नीति थी कुछ हद तक इसी प्रकार की थी। मार्गेनथाउ कहता है साम्राज्यवाद के 3 लक्ष्य हैं। पहला विश्वव्यापी साम्राज्यवाद, मतलब कि पूरे विश्व में अपने साम्राज्य को फैलाना, विश्वव्यापी साम्राज्यवाद कहलाता है। इस नीति का पालन नेपोलियन, हिटलर, सिकंदर इन्होंने किया था। दूसरा है महाद्वीपीय साम्राज्यवाद, एक महाद्वीप के भीतर साम्राज्यवाद का विस्तार करना। इस नीति का पालन जो है विलियम द्वितीय ने किया था। तीसरा है स्थानीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना या स्थानीय साम्राज्यवाद। इसमें जो है 18वीं-19वीं शताब्दी में अनेक राजाओं ने इसका प्रयोग किया, इस नीति का प्रयोग किया, पालन किया। जैसे कि 18वीं शताब्दी में फ्रेडरिक महान, लुई 15वें, मेरिया थरेसा, कैथरीन, ये सभी के उदाहरण ले सकते हैं। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में बिस्मार्क तो इस टाइप की विदेश नीति का जादूगर कहा जाता था। ये जो है आपका साम्राज्यवाद के 3। तो ये जो यथार्थवाद जो मार्गेनथाउ का दूसरा तत्व था, ये तीसरा तत्व है आपका प्रतिष्ठा की नीति। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति संघर्ष की तीसरी आधारभूत अभिव्यक्ति प्रतिष्ठा की नीति है। प्रतिष्ठा की नीति का चाहे जितना भी बढ़ाकर या हास्यास्पद रूप में प्रयोग किया गया हो, यह राष्ट्रों के आपसी संबंधों का उतना ही स्वाभाविक तत्व है जितना कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों में प्रतिष्ठा की इच्छा। जैसे कि अब एक व्यक्ति अपने साथियों द्वारा अपने स्वयं का मूल्यांकन की पुष्टि चाहता है, चाहते कि नहीं चाहते हैं।
दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसको हम जानना चाहते हैं। हमारे वास्तविक रूप की अपेक्षा हमारे साथियों के मन पर अंकित हमारी छाप समाज में हमारी सदस्यता के रूप को निर्धारित करती है। कि यह भी हो सकता है कि यह छाप हमारे वास्तविक स्वरूप का ही रूप हो। इस प्रकार हमारे बारे में सही धारणा प्रकट करने के लिए प्रतिष्ठा की नीति होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र का लक्ष्य दूसरे राष्ट्र पर उस शक्ति का प्रभाव डालना है जो स्वयं अपना राष्ट्र उपयोग करता है, या उस शक्ति का जिसमें यह राष्ट्र विश्वास करता है या चाहता है कि दूसरे राष्ट्र विश्वास करें। मर्गेंथाउ के अनुसार प्रतिष्ठा की नीति की अभिव्यक्ति के दो साधन हैं। पहला है कूटनीतिक रस्में और दूसरा है सैनिक शक्ति का प्रदर्शन। कूटनीतिक रस्में को देखते हैं। कूटनीतिज्ञों के आपसी संबंध स्वाभाविक तौर पर प्रतिष्ठा की नीति के यंत्र बन जाते हैं, क्योंकि जो कूटनीतिज्ञ होते हैं अपने देश के सांकेतिक प्रतिनिधि होते हैं। जो आदर उनको दिया जाता है वास्तव में उसके देश को दिया जाता है। जो मानहानि उनके प्रति या उसके द्वारा दी जाती है वह वास्तव में उस देश के प्रति या उस देश के द्वारा दी जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही आज तक राजदूतों को बड़े आदर भाव सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। दूसरा है सैनिक शक्ति का प्रदर्शन। प्रतिष्ठा की नीति सैनिक प्रदर्शन को अपने लक्ष्य की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग करती है, क्योंकि सैनिक शक्ति एक राष्ट्र की शक्ति का स्पष्ट मापदंड है। उसका प्रदर्शन अन्य राष्ट्रों को उस राष्ट्र की शक्ति का ज्ञान कराता है। अब उदाहरण लेते हैं। शांति के समय में विदेशी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया जाता है, उसके फौजी प्रतिनिधिगण को न्योता दिया जाता है। हमारे परेडों को देखो, हमारी सैनिक तैयारी को देखिए आप, ताकि उन सरकारों पर अपने राष्ट्र की सैनिक तैयारी का प्रभाव पड़ सके। ये जो है मर्गेंथाउ का जो है तीसरा तत्व था। शक्ति संघर्ष आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान संदर्भ में देखें तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटना को देखे तो लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में शक्ति की राजनीति है। इसके कई उदाहरण देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे कि शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महान शक्तियों का उदय होता है, सोवियत संघ और अमेरिका। दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वह शक्ति संघर्ष का ही प्रतिरूप था। इसे सैद्धांतिक व वैचारिक संघर्ष कहा गया। यह दो भिन्न सिद्धांतों तथा व्यवस्थाओं में युद्ध की स्थिति थी। शीत युद्ध पूंजीवाद और साम्यवाद, उदारवाद और सर्वसत्तावाद में संघर्ष था। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल नहीं निकाला गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को उलझा दिया गया, उसे और अधिक जटिल बना दिया गया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ले सकते हैं जर्मनी की समस्या। जर्मनी की समस्याओं को इतना उलझा दिया गया कि जर्मनी दो भागों में विभक्त हो गया और उसका एकीकरण की समस्या आज तक बनी हुई है। इसलिए पंडित नेहरू ने कहा है कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं, दो शक्तियों का संघर्ष है। दोनों महाशक्तियां विश्व का नेतृत्व करना चाहती थी। दोनों अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। दोनों पिछड़ग्गू एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना करना चाहते थे। इस शक्ति संघर्ष का बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं चीन सोवियत रूस विवाद। चीन और रूस दोनों साम्यवादी देश हैं। दोनों की विचारधाराओं में समानता है। दोनों पूंजीवादी का अंत करना चाहते हैं और पूरे विश्व में समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं।
लेकिन दोनों के संबंधों में प्रतिष्ठा तनाव, प्रतिस्पर्धा तनाव और संघर्ष दिखाई देता है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण साम्यवादी जगत पर एकमात्र नेतृत्व करने की अभिलाषा, और दूसरा कारण है एशिया में अपने प्रभाव को स्थापित करने की लालसा। एक और उदाहरण ले सकते हैं, भारत पर चीनी आक्रमण। जैसे कि आप लोगों को मालूम है 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर एक तरफा युद्ध की घोषणा करता है और एक महीने बाद नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की भी जो है वो घोषणा कर देता है। युद्ध विराम के पश्चात चीन विजित क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुला लेता है, भारतीय सीमा को खाली कर देता है, सैनिक जो बंदी बनाए गए थे उसको रिहा कर देता है, कुछ सैनिक साजो सामान को वापस कर देता है। तो यहां पे सवाल ये उठता है कि आखिर चीन का उद्देश्य क्या था आक्रमण का? स्पष्ट है, सैनिक दृष्टिकोण से भारत को हराकर चीन ने भारत की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। भारत की निर्बलता जगत प्रसिद्ध हो गई। ठीक है। तीसरा, एशिया में चीन भारत को अपना प्रतिद्वंदी समझता था। अब वह भारत को हरा करके चीन जो है एशिया में अपनी धाक जमाया। एक संघर्ष, शक्ति संघर्ष का बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। एक और उदाहरण ले सकते हैं, हिंद महासागर में रूस और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा। पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर जो शांत महासागर हुआ करता था आज अशांत हो गया है। नवीन परमाणु प्रक्षेपास्त्रों, नवीन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हिंद महासागर में तेल, खनिज पदार्थों की अकुत संभावनाओं ने इसे अशांत कर दिया है। अमेरिका ने सन 1964 में हिंद महासागर के बीच एक टापू जिसका नाम है डियागो गार्सिया, वहां पर नौसैनिक अड्डा बनाया और वहां पे जो है अपना सैनिक का चहल पहल आना जाना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की उपस्थिति का प्रतिकार करने रूस ने भी अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार शुरू किया और सोकोजा तथा सेशेल्स टापू पर रूस ने भी अपना नौसैनिक अड्डा का निर्माण किया है और एक शांत क्षेत्र जो है अशांत क्षेत्र में बदल गया। इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी जो है संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता। संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष का मंच है। समस्या चाहे भारत पाकिस्तान का हो, भारत बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो, वियतनाम, सोमालिया, इथोपिया का हो, अरब इजराइल का हो, सभी में महाशक्तियों के हित निहित रहे हैं और उसमें शक्ति का अप्रत्यक्ष चाहे प्रत्यक्ष संघर्ष हमेशा दिखाई देता है। नमस्कार।